गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 30 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जिसमें डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ क्लच का सेकेंड पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डियर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच को डिस्कस किया था, और क्लच पे हम लोगों ने क्या किया था, फ्रैक्शन क्लच को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उस फ्रैक्शन क्लच को हम लोगों ने क्या किया था डियर, जैसे हमारा हो गया था फ्रैक्शन क्लच, अब इस पे हम लोगों ने क्या किया था, एक स्ट्रिप एज्यूम किया था। और इस स्ट्रिप पे इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रिप हम लोगों ने सेंटर से आर डिस्टेंस पे एज्यूम किया था, और इस स्ट्रिप की थिकनेस डी आर हम लोगों ने लिया था। तो इस स्ट्रिप का एरिया हम लोगों ने जो निकाला था वो हमारा हो गया था 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हमारा हो गया था। तो इस तरीके से इस स्ट्रिप को निकाला था। आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे डियर, इस स्ट्रिप पर हम लोगों ने डी एफ स्मॉल फोर्स डी एफ फ्रैक्शन फोर्स डी एफ को भी निकाल लिया था, इस स्ट्रिप पर स्मॉल टार्क डी टी को भी निकाल लिया था। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे डियर, चूँकि हम जानते हैं कि जैसे देखिए ये हमारा हो गया क्लच प्लेट, सपोज करिए ये हमारा हो गया क्लच प्लेट। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये प्रेशर की वैल्यू हमारी होगी। अब हम जानते हैं कि जब एवरी पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एज्यूम करेंगे, इस तरीके से एज्यूम करेंगे, ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, मतलब ऐसा हम लोग प्रेशर एज्यूम करेंगे कि एवरी पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट हो। और एवरी पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट होने के लिए हमारी कंडीशन थी कि जब क्लच हमारा न्यू होगा, यदि क्लच हमारा न्यू होगा तो उस समय एवरी पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। इस तरीके से ये जो हम लोग लोड W लगा रहे हैं, इस लोड W की वजह से इस पर जो प्रेशर इस पूरे सरफेस एरिया पे अप्लाई हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी यदि क्लच न्यू होगा। तो जब न्यू क्लच होगा तो उस समय हम लोग प्रेशर कांस्टेंट लगाएंगे, और ये कहलाएगा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और जब क्लच ओल्ड हो जाएगा तो उस समय हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था डियर, लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंगल क्लच प्लेट के लिए हम लोगों ने क्या किया था, उस स्ट्रिप का स्मॉल एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर हम लोगों ने फाइंड किया था। उस स्ट्रिप पर स्मॉल लोड जो हमारा W लग रहा था, डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी P इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर निकाला था हम लोगों ने। और उस स्ट्रिप पर स्मॉल फ्रैक्शन फोर्स डी एफ की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था डियर म्यू इंटू P इंटू 2 पाई आर डी आर। एंड उस स्ट्रिप पर हम लोगों ने स्मॉल टार्क डी टी निकाला था, टॉर्क डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इतनी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे डियर, आज के लेक्चर में फर्स्ट हम लोग मानेंगे प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी तब अप्लाई होगी इफ न्यू क्लच, ये किसके लिए अप्लाई होगा, न्यू क्लच के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट मान लेंगे डियर, तो उस समय हम लोग जानते हैं जो लोड हमारा W लग रहा था, यहाँ देखिए ये जो लोड W हमारा लग रहा था कि इस स्ट्रिप पर R1 से R2 स्ट्रिप हमारी क्या थी, यहाँ से वैल्यू थी R1 और यहाँ से वैल्यू थी R2, और स्ट्रिप की डिस्टेंस हमने लिया था R डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप लिया था। तो हम ये जान रहे थे कि इस स्ट्रिप के बाद पूरे प्लेट पे अगर निकालना होगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, R1 से R2 के बीच में होगी। तो यहाँ W इज इक्वल टू हमारा जो आ रहा था R1 से R2 लिमिट P इंटू 2 पाई आर डी आर, ये आ रहा था हमारा। तो हम लोग निकाल रहे थे W इज इक्वल टू लिमिट R1 से R2 P इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ये देखिए P इंटू 2 पाई आर डी आर, ये हमारी क्या हो रही थी डियर, लिमिट निकल जा रही थी जब हमारा क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हम लोग बाहर कर दिए, तो यहाँ से ये लिमिट आ जाएगी। देखिए ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया इंटू 2 पाई कांस्टेंट हो गया। अब ये लिमिट हमारी क्या होगी, R1 से R2 और ये R इंटू डी आर, इसके बीच में वैरी करेगी। देन जब इसको हम सॉल्व करेंगे डियर, तो ये W इज इक्वल टू आएगा P इंटू 2 पाई इंटू, देखिए R को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा R2 का स्क्वायर
माइनस R1 का स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये वैल्यू हमारी आएगी डियर W इज इक्वल टू हमारा आएगा P इंटू पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, P इंटू पाई R2 का स्क्वायर। W इज इक्वल टू उस पूरे के पूरे स्ट्रिप पर लोड W की वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, केवल ये फार्मूला याद रखना है। पूरे स्ट्रिप पर लोड W की वैल्यू आएगी P इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब जब लोड निकल जाएगा तो हम टॉर्क निकाल लेंगे डियर। हम लोग उस स्ट्रिप पर टॉर्क हमारी कितनी आती थी, dt इज इक्वल टू, देखिए टॉर्क dt इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेट हमारा हो रहा था, देखिए dt इज इक्वल टू हमारा आ रहा था म्यू इंटू पी इंटू 2 पाई, म्यू ये आ रहा था म्यू इंटू पी इंटू 2 पाई R स्क्वायर इंटू डी आर। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम करेंगे R1 से R2 के बीच में, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t। यहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर कर देंगे, म्यू भी कांस्टेंट, म्यू इंटू पी इंटू 2 पाई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन R1 से R2 और ये हो जाएगा R स्क्वायर डी आर। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डियर तो टॉर्क t इज इक्वल टू म्यू इंटू पी इंटू 2 पाई इंटू R स्क्वायर को जब करेंगे तो ये हो जाएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू पी इंटू पाई इंटू 2/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। तो इस तरीके से उस पूरे के पूरे स्ट्रिप पर हमारा क्या हो जाएगा डियर, टॉर्क निकल जाएगा। पूरे स्ट्रिप पर, स्मॉल स्ट्रिप पे टॉर्क हमारा क्या था, इतना था। पूरे स्ट्रिप पे जब हम लोग प्रेशर कांस्टेंट कर लिए तो ये हमारे टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी। इसको भी आपको सपोज करो, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ये हम लोगों ने अलग तरीके से इक्वेशन माना था। अब इंटीग्रेट करने के बाद ये इक्वेशन जो हमारी आएगी इक्वेशन 1 और ये जो हमारी इक्वेशन आ गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आ गई और इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पे देखिए डियर, हम ये जानते हैं यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालना चाहें, या यहाँ से चलिए यहाँ से हम P की वैल्यू निकालना चाहें तो ये P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन पाई, P इज इक्वल टू W अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम P की वैल्यू रख दें तो टॉर्क T इज इक्वल टू म्यू इंटू P की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा W अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू, ये हमारा ऊपर क्या P की वैल्यू हमने रख दिया, ऊपर बचा है पाई इंटू 2/3 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। अब यहाँ से देखिए डियर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो ये टोटल जो हमारा वैल्यू आएगा T इज इक्वल टू आएगा म्यू डब्लू इंटू 2/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन में आएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इस टॉर्क की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब ये हमारी टॉर्क किसके, W के फॉर्म में आ गई, म्यू और W के फॉर्म में आ गई है। तो हम इस टॉर्क को तो याद रखेंगे, ये वाला जो रिलेशन है इसको तो याद रखेंगे, लेकिन म्यू W के फॉर्म में भी आ जाएगी। तो हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं, टॉर्क T इज इक्वल टू म्यू W, देखिए ये म्यू W 2/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डियर, टॉर्क T इज इक्वल टू म्यू W इंटू R मीन, वेयर R मीन इज द मीन रेडियस ऑफ टॉर्क, वेयर R मीन is the mean radius of torque। और R मीन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी डियर, R मीन की वैल्यू हो जाएगी 2/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या निकल जाएगा डियर, इस पर टॉर्क निकल जाएगा। इस पर टॉर्क हमारा जो निकलेगा, मैक्सिमम टॉर्क हमारा, अमाउंट ऑफ टॉर्क हमारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा इक्वेशन सेकेंड। और अगर उसे हम W के फॉर्म में निकालना चाहें
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड से इस तरीके से निकल जाएगा। जब हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया तो एक इक्वेशन ये आएगी, तो मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई होगा और मैक्सिमम टॉर्क कितना अप्लाई होगा। अब सेकंड हम लोग क्या करें, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से देख लेते हैं डियर। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, अभी तक हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी देख रहे थे। अब अगर हम बात करें एज्यूम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का मतलब होता है रेट ऑफ वियर इज कांस्टेंट। जो वियर हमारा होगा, जैसे अब यहाँ पे वियर ज़्यादा था, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, तो हम क्या एवरी पॉइंट पे वियर को कांस्टेंट मान लें। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वियर दैट मीन्स P इंटू आर, प्रेशर इंटू रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं पी आर इज इक्वल टू सी, पी आर इज इक्वल टू सी कह सकते हैं। या यहाँ से कांस्टेंट का मतलब हो गया, यहाँ से P की वैल्यू, प्रेशर P की वैल्यू हो जाएगी C बाई आर, प्रेशर P की वैल्यू हमारी हो जाएगी C बाई आर। तो अब हम क्या करेंगे डियर, देखिए इस W में प्रेशर की वैल्यू रख देंगे, W में प्रेशर की वैल्यू रख देंगे, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से हमारा क्या हो जाए, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से ये मैक्सिमम W निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर अब कांस्टेंट था, प्रेशर की वैल्यू हम C बाई आर रख दें। ये प्रेशर हमारा क्या आ गया है, C बाई आर के फॉर्म में आ गया है, जब रेट ऑफ वियर के फॉर्म में हम लेंगे। और यहाँ पे देखिए टॉर्क में भी हम लोग क्या करें, जो टॉर्क हमारा निकला था, यहाँ पर भी प्रेशर की वैल्यू हम लोग कितना रख दें, C बाई आर के फॉर्म में रख दें। तो प्रेशर की वैल्यू को चलिए हम लोग C बाई आर के फॉर्म में रखते हैं। यहाँ से देखिए यदि पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, देन P इज इक्वल टू C बाई आर। तो हम पहले इक्वेशन मैक्सिमम W इज इक्वल टू, ये हम लोग जानते हैं, W इज इक्वल टू P इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, P इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया P इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू R1। अब यहाँ से अगर हम प्रेशर की वैल्यू को पुट करें, तो प्रेशर इज इक्वल टू पाई C बाई आर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ से कोई टर्म्स हमारा छूट तो नहीं रहा है, तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। वैल्यू आएगी पाई इंटू सी, पाई C बाई आर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। यहाँ देखिए ये हमारी इक्वेशन थर्ड ये है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो ये वाला जो हमारा निकल के आएगा मैक्सिमम नोट P इंटू पाई से, जब हम लोग P R की वैल्यू P की वैल्यू C बाई आर के फॉर्म में रखेंगे, तो ये हमारा टोटल वैल्यू निकल के आएगा। देन सेम हमारा क्या है, इसी तरह से टॉर्क की वैल्यू भी हमारे यहाँ पे निकल के आएगी। तो टॉर्क वाला भी हम लोग फार्मूला रख लेते हैं। टॉर्क T इज इक्वल टू, देखें टॉर्क T इज इक्वल टू हमारा म्यू P इंटू पाई 2/3, ये आया हमारा म्यू P इंटू पाई 2/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देन यहाँ से हम लोग क्या करें डियर, म्यू इंटू C बाई आर पाई 2/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हम क्या करेंगे, टॉर्क को निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्या करेंगे P इंटू 2 पाई करेंगे, तो यहाँ C बाई आर रखेंगे। एक मिस्टेक हम लोगों ने किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेट नहीं किया, हमें इंटीग्रेट भी करना है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट R1 से R2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। 2 पाई आर इंटू डी आर को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई आर और डी आर को। ये हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, चलिए इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डियर, हम लोग P इज इक्वल टू C बाई आर, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, अपोजिट हो गया था। तो P इज इक्वल टू C बाई आर जब हम लोग रखेंगे, तो हम ये जानते थे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हम जानते थे डियर कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा आता था P इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर आता था, ये आया हुआ था। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे R1 से R2, तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू, अब P की जगह हम लोग क्या रखेंगे, C बाई आर रखेंगे। P की जगह हम लोग क्या रखेंगे, R1 से R2 C बाई आर 2 पाई आर इंटू डी आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। W इज इक्वल टू R1 से R2, ये हमारा सीधे सीधे हो जाएगा
2 इंटू सी इंटू डी आर। सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2c इंटू ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये देखिए ये हमारा यही आएगा। ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो c इंटू 2 इंटू डी आर आएगा, तो c इंटू 2 इंटू R2 माइनस R1 आएगा। तो ये वही हमारा आएगा। ये पाई भी साथ में रहेगा क्योंकि यहाँ पे पाई भी था, ये पाई भी रहेगा। 2 इंटू सी इंटू पाई R2 माइनस R1 आएगा। मैक्सिमम लोड हमारा जब प्रेशर को हम लोग जब वियर को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे तो ये हमारा आएगा। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क के लिए निकाल लेंगे। तो टॉर्क के लिए हमारा फार्मूला क्या निकल के आता था, टॉर्क के लिए हमारा निकल के आता था डी टी इज इक्वल टू, देखिए टॉर्क डी टी इज इक्वल टू हमारा था म्यू पी इंटू 2 पाई, म्यू पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये हमारा पहले आया था जब हम लोग इसको सॉल्व किए थे। तो यहाँ से हमारा क्या आया था, ये प्रेशर की वैल्यू आई थी और ये हमारा टॉर्क की वैल्यू आया था। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टॉर्क टी इज इक्वल टू इंटीग्रेट R1 से R2 म्यू इंटू पी की जगह हम लोग c बाई आर रखेंगे इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टॉर्क टी इज इक्वल टू देखिए म्यू इंटू सी इंटू 2 पाई बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू सी इंटू 2 पाई बाहर आ गया। R1 से R2 लिमिट हमारी है R इंटू डी आर। तो जब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, तो टॉर्क टी इज इक्वल टू म्यू इंटू सी इंटू देखिए R2 का स्क्वायर R है तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सीधे पाई बचेगा और ये बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। देखिए कहाँ ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो म्यू इंटू पाई इंटू सी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए w इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों का क्या आया है w इज इक्वल टू 2c पाई। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहें, तो w बाई 2 पाई ये हो जाएगा w अपॉन 2 पाई R2 माइनस R1। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, इस c की वैल्यू अगर इस इक्वेशन मान लो इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन में c की वैल्यू रख देंगे तो जो हमारी टॉर्क की वैल्यू आएगी, आप यहाँ से देखिए म्यू इंटू c की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, जो c आया है w अपॉन ये, इसको हम ऐसे सॉल्व कर दें तो म्यू इंटू ये w अपॉन 2 पाई R2 माइनस R1 इंटू यहाँ पे क्या है पाई है, ऊपर पाई हमारा है, ऊपर पाई है, साथ में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से देखिए डियर, नीचे पाई है ऊपर पाई है, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब R1 माइनस R2 R1 प्लस R2। तो R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर R1 प्लस R2 बचेगा। तो दैट मीन्स जो टॉर्क निकल के आएगा म्यू W के फॉर्म में जो हमारा आएगा म्यू W बाई 2 R1 प्लस R2 के फॉर्म में बचेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गई। जब हम लोग प्रेशर वियर को कांस्टेंट लेंगे तो म्यू W बाई 2 R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस तरीके से ये हम लोगों ने सॉल्व किया डियर, किसके लिए, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को अप्लाई करके। तो सिंगल प्लेट के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म वियर थ्योरी और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को अप्लाई करके सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, मल्टीपल क्लच के लिए देखेंगे। ये तो हम लोगों ने टॉर्क बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को लेकर जो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करें, मल्टी क्लच अगर ले, देखिए अभी तक तो हम लोग सिंगल प्लेट यूज कर रहे थे। अब मान लीजिए कि मल्टी क्लच, इफ मल्टी प्लेट क्लच आर यूज, तो मल्टीप्लेट क्लच का मतलब क्या होगा डियर, ये हो गया मान लीजिए ड्रिवन शाफ्ट। अब ड्रिवन शाफ्ट पे सपोज करिए कि आप इस तरीके से देखिए 1 2 3 4, ये हम लोगों ने क्लच प्लेट लगा दिया और बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया, प्रेशर प्लेट। ये हम लोगों ने प्रेशर प्लेट लगा दिया। अब हम ये जानते हैं डियर, जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट के इधर भी फ्रिक्शन, चलिए
क्लच प्लेट हम रेड वाले को एज्यूम कर ले रहे हैं, रेड वाले को एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि अगर ये क्लच प्लेट है तो इधर भी फ्रिक्शन लाइनिंग होगा, इधर भी फ्रिक्शन लाइनिंग होगा, इधर भी और इधर भी, क्योंकि जब ये क्लच प्लेट रोटेट करेगा तो इन दोनों प्रेशर प्लेट को रोटेट कराएगा। तो ये हमारा हो गया। देन इस वाले पे भी इधर फ्रिक्शन लाइनिंग, इधर फ्रिक्शन लाइनिंग, इधर फ्रिक्शन लाइनिंग, इधर फ्रिक्शन लाइनिंग, इस पे इधर इधर, ये हो गया हमारा मल्टी प्लेट क्लच। देखिए अभी इसमें से क्या निकलने वाला है, ये हमारा हो गया डियर मल्टी प्लेट क्लच। चलिए ये हो गया हमारा मल्टी प्लेट क्लच। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग प्लेट्स अगर हमें निकालना हो, नंबर ऑफ वर्किंग प्लेट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ वर्किंग प्लेट्स इफ एन इज द नंबर ऑफ वर्किंग प्लेट, n is the number of plate, then working plate अगर हमें निकालना हो, वर्किंग का मतलब कितनी प्लेट फ्रैक्शन के कांटेक्ट में है। तो देखिए ये प्लेट और ये प्लेट कांटेक्ट में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से जब इसको हम लोग निकालेंगे तो जितनी इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, देखिए इस प्लेट पे ये दोनों क्या है, वर्किंग प्लेट है, ये दोनों वर्किंग प्लेट है और ये दोनों, तो कितनी नंबर ऑफ वर्किंग प्लेट हो गई, एक इधर दो, एक इधर दो, 2 4, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, और टोटल प्लेट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल प्लेट 7 है और वर्किंग प्लेट कितनी है, 6 है, जिस पे फ्रैक्शन लाइनिंग लगी हुई है। तो अगर हमारी वर्किंग प्लेट निकालनी हो, तो नंबर ऑफ प्लेट -1 कर देंगे, तो ये हमारी वर्किंग प्लेट निकल जाएगी। नंबर ऑफ प्लेट यदि हमारी कितनी है, 7 है, तो वर्किंग प्लेट इज इक्वल टू 7 - 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और देख के भी हमें पता चल रहा है कि 2 वर्किंग प्लेट इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्लेट यदि n हो तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को ये निकालना होता है डियर कि जो W हम लोग अप्लाई कर रहे थे, सपोज करो W हम लोग सिंगल प्लेट पे अप्लाई कर रहे थे, तो क्या वो मान लो W हम लोग यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का लोड हम सिंगल प्लेट, अगर ये सारी प्लेट हट के सिंगल प्लेट होती तो 50 किलो न्यूटन का सिंगल W लोड अप्लाई करते, तो वो पूरा का पूरा एक ही क्लच प्लेट पे ट्रांसफ़र होता और हमारे फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाता। अगर हम मल्टी क्लच प्लेट अप्लाई कर रहे हैं डियर, तो सपोज करो कि हमने 50 किलो न्यूटन का लोड इस वाली प्लेट पे अप्लाई किया, तो इसने इसको 50 किलो न्यूटन का दिया, इसने इसको ट्रांसफ़र किया 50 किलो न्यूटन, इसने इसको किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया, तो एवरी प्लेट पर लोड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो एक्सटर्नल लोड हम लोग अप्लाई करेंगे एवरी प्लेट पर लोड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स W सिंगल प्लेट या लोड ऑफ सिंगल प्लेट इज इक्वल टू लोड ऑफ मल्टी प्लेट के बराबर में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। W आपका सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट के बराबर रहेगा। लेकिन अगर टॉर्क की बात करेंगे तो सिंगल प्लेट में जो टॉर्क जनरेट हो रही है वो मल्टी प्लेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यदि हम टॉर्क मल्टी प्लेट की बात करें डियर, मल्टी प्लेट की बात करें तो नंबर ऑफ प्लेट n इंटू टॉर्क सिंगल, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टॉर्क की बात करें तो सिंगल प्लेट से यदि T टॉर्क ट्रांसमिट हो रही है तो मल्टी प्लेट यदि उसमें नंबर ऑफ प्लेट n है तो उसमें n टॉर्क ट्रांसमिट होगी, तो n ऑफ सिंगल टॉर्क ये हमारा हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क को ट्रांसमिट करेंगे तो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जब हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ये केवल आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ के याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ के याद रखिएगा। जो टॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है वो ऑलवेज लेस देन होता है टॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से। टॉर्क ऑफ, ऐसे देखिएगा, टॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज ऑलवेज लेस देन टॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको याद रखना है। और ये हम लोगों ने सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट के लिए जो हम लोग क्लच प्लेट यूज़ कर रहे हैं उसको, जैसे बाइक में हम लोग मल्टी क्लच प्लेट यूज़ करते हैं, तो जो लोड अप्लाई कर रहे हैं W वो जितना सिंगल पे अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही मल्टी पे अप्लाई करेंगे।
लेकिन उसमें टॉर्क की वैल्यू को चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉर्क बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ इंक्रीज द टॉर्क ट्रांसमिट कैपेसिटी ऑफ क्लच। तो ये हम लोग क्या करते थे, टॉर्क ट्रांसमिट कैपेसिटी अगर बढ़ानी हो तो जो फ्रैक्शन लाइनिंग है, जितना ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फ्रैक्शन टॉर्क हमारी जनरेट मतलब ट्रांसमिट होगी। तो अगर हमें टॉर्क मतलब टी की वैल्यू को बढ़ाना है, इफ़ टी इंक्रीज करना है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम देखें फ्रैक्शन मटेरियल विथ हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट। टॉर्क ट्रांसमिट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फ्रैक्शन लाइनिंग या कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू को बढ़ानी होगी। और फ्रैक्शन लाइनिंग मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं डियर, वो हम लोग क्या यूज करते हैं, एस्बेस्टस यूज करते हैं। देखो एस्बेस्टस लाइनिंग यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं। तो इन मटेरियल्स को यूज करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 0.3 से 0.4। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाय इंक्रीजिंग प्लेट प्रेशर, प्रेशर प्लेट को भी इंक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीजिंग द मीन रेडियस ऑफ फ्रैक्शन डिस्क। मीन रेडियस ऑफ फ्रैक्शन डिस्क का मतलब क्या है कि जो हमारा आर मीन, अभी हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे, रेडियस ऑफ आर मीन अगर इंक्रीज होगा, मीन रेडियस इंक्रीज होगा तो हमारी क्या होगी, टॉर्क ट्रांसमिट कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। कॉमा, इन जनरल अलाउएबल प्रेशर ऑन द फ्रैक्शन लाइनिंग वेरीज फ्रॉम 0.1 न्यूटन मीटर टू 2 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर से 2 न्यूटन मीटर होता है। और फॉर लार्ज हैवी ड्यूटी डबल प्लेट क्लचेस 0.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एवरेज पैसेंजर्स कार एंड क्लचेस में, एवरेज पैसेंजर्स और कार और क्लच में इसका यूज हम लोग करेंगे। ये जनरल एक वैल्यू दी गई है और प्रेशर की जनरल वैल्यू होती है P = 0 से 2 मेगा पास्कल से, 0 से 2 मेगा पास्कल के बीच में होती है। तो ये हमारा होता है टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। कुछ नोट पॉइंट है, देख लीजिए। नोट पॉइंट जो हमने बता रखा था वही नोट पॉइंट है। दैट मीन्स क्या है, द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन फ्रैक्शन लाइनिंग इज न्यू। मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब क्लच प्लेट हमारी नई होगी। यदि क्लच प्लेट ओल्ड हो जाएगी तो हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का यूज करते हैं। द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज अप्लीकेबल व्हेन द फ्रैक्शन लाइनिंग गेट्स वार्म आउट। वार्म आउट मतलब गर्म हो जाए या ओल्ड हो जाए या घिस जाए। कॉमा, द फ्रैक्शन रेडियस फॉर न्यू क्लच इज स्लाइटली ग्रेटर दैन दैट ऑफ द वार्म आउट क्लचेस। ये हमारा था इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ न्यू क्लच इज स्लाइटली मोर दैन दैट ऑफ वार्म क्लच। तो जो हमारी नए क्लच होते हैं, नए क्लच में ज़्यादा फ्रैक्शन जनरेट होगा, जिस वजह से ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होगा, स्लिपिंग के चांसेस कम होंगे, तो मोर टॉर्क हमारा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा न्यू क्लच में। तो न्यू क्लच में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी हायर होगी ओल्ड क्लच के रिस्पेक्ट में या वार्म आउट क्लच के रिस्पेक्ट में। वार्म का मतलब जब वर्किंग होगा, गर्म होगा, तो उस समय ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए मेजर पोर्शन ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रैक्शन लाइनिंग comes under the uniform wear criteria and it is more logical and safer to use of uniform wear theory in the design of clutch। तो हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ क्लच के लिए ज़्यादा सेफर थ्योरी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को यूज करते हैं। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जब नए क्लच के लिए अगर हम डिजाइन करेंगे, देखो सपोज करो एक हमारे पास है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी और एक हमारे पास है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। मान लो कि ये हमारी क्लच प्लेट नई है और ये हमारी क्लच प्लेट पुरानी है। अगर देखो नए क्लच प्लेट के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन कर दिया तो जब ये पुराना होगा तो ये क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। पुराना होगा, घिसेगा तो फेल कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे डियर कि हम इसे पुराने प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सेफ कर ले गए, घिसने के बाद अगर इसको हम सेफ मान लिए तो घिसने के पहले तो ये ऑलरेडी सेफ रहेगा। तो इसीलिए जो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है ये क्या है, घिसने के बाद मतलब ओल्ड होने पर इसे जब हम लोग सेफ कर लिए तो न्यू होने पर तो सेफ रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से ज़्यादा हमारी बेटर थ्योरी होगी
यूनिफॉर्म वियर क्यूरिंग। तो ये हो गया हमारा मल्टी क्लच प्लेट हम लोगों ने डिस्कस किया। मल्टी प्लेट क्लच में ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि मल्टी प्लेट में किस तरीके से क्लच प्लेट हमारी होगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे होंगे क्लच प्लेट होंगे, लाइनिंग होंगे, क्लच प्लेट लाइनिंग। कितने नंबर ऑफ क्लच प्लेट होंगे वर्किंग में, तो फ्रैक्शन लाइनिंग अगर हमें निकालना होता तो नंबर ऑफ प्लेट -1 कर देंगे तो निकल जाता था। एक डिफरेंस देख लेते हैं डियर, सिंगल प्लेट क्लच एंड मल्टी प्लेट क्लच में डिफरेंस। ये टेबल से क्वेश्चन संभवतः आते हैं। संभवतः आते हैं का मतलब क्या है कि अगर सिंगल प्लेट क्लच है तो उसमें जो पैरामीटर हैं, कॉन्टैक्टिंग सरफेस हमारी क्या होगी 1 और मैक्सिमम 2, एक या दो ही तरफ, या तो सिंगल तरफ या दोनों तरफ, मतलब एक या दो सरफेस कांटेक्ट करेंगे। एक प्लेट है उसका या तो एक सरफेस कांटेक्ट होगा या एक ये और एक ये, दो, बस दो ही सरफेस कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन मल्टी प्लेट क्लच में क्या होगा कि जितनी अधिक क्लच प्लेट होगी उतने ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा, और सरफेस कांटेक्ट निकालना होगा तो n-1 से निकाल देंगे। तो मोर देन 2 सरफेस कांटेक्ट हमारे होंगे मल्टी प्लेट क्लच में। और टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो सिंगल प्लेट क्लच में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी T होगी और मल्टी प्लेट क्लच में N×T होगी। जितना नंबर ऑफ क्लच प्लेट होगा उसमें T का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू मोर होगी। रनिंग कंडीशन की बात करेंगे तो हमारा सिंगल प्लेट क्लच का साइज हैवी होता है, मोटर और बसों में यूज किया जाता है, वहाँ हाई हीट जनरेट नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या है कि हाई हीट नहीं जनरेट होगा तो लुब्रिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होगी। लुब्रिकेशन को रिक्वायर्ड नहीं होगी तो वो क्लच कहलाएगा ड्राई ड्यू टू लेस हीट जनरेशन, ऐसे क्लच को बोलते हैं ड्राई क्लच। लेकिन बाइक वगैरह में हमारा देखिए मल्टी जो क्लच यूज होते हैं वहाँ पे हाई हीट जनरेट होगा, जिस वजह से हमें वहाँ लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसे बोलते हैं वेट क्लच। तो ये हमारा कहलाता है वेट क्लच ड्यू टू मोर हीट जनरेशन, लुब्रिकेंट आर यूज या लुब्रिकेशन आर यूज। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पैरामीटर देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंगल प्लेट क्लच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होता है, इसीलिए इसे हम लोग हैवी व्हीकल्स और पावर व्हीकल्स में यूज करते हैं, लाइक दैट ट्रक, मोटर, कार्स, इन सब में। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी होते हैं 0.3। मल्टी प्लेट क्लच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस होता है। देन बात कर रहे हैं स्पेस रिक्वायर्ड। देखो एक ही क्लच प्लेट अगर लगी हो और टार्क को ट्रांसमिट कर रही हो तो बड़ी क्लच प्लेट की रिक्वायर्ड होगी, लार्ज साइज की क्लच प्लेट की रिक्वायर्ड होगी, तभी हमारी ड्राइवर की पावर को ड्रिवन तक ट्रांसमिट कर पाएगी। और जब क्लच प्लेट का साइज लार्ज होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसीलिए हम लोग देखो बाइक के छोटे इंजन होते हैं उसमें मल्टीप्लेट क्लच प्लेट यूज कर लेते हैं ताकि उनके साइज को रिड्यूस किया जा सके। तो सिंगल प्लेट क्लच में हमारा क्या होता है डियर, जो साइज स्पेस होता है वो लार्ज रेडियल होता है, इसे हम लोग ट्रक या कार में यूज करते हैं। और मल्टी प्लेट क्लच होता है वो लार्ज स्केल मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल एक्सियल स्पेस को इस कवर करता है, और इसे हम लोग स्कूटर या मोटरसाइकिल में जनरली यूज करते हैं, कुछ केस में कार वगैरह में भी यूज करते हैं। इंगेजमेंट की बात करेंगे तो इंगेजमेंट क्या है, सिंगल प्लेट क्लच है तो उतना स्मूथ नहीं होगा, अचानक से जाएगा, फ्रिक्शन से कांटेक्ट होगा। मल्टी प्लेट क्लच में जो कांटेक्ट होगा वो स्मूथ होगा। ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो मतलब इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट स्मूथ होगा। मल्टी प्लेट क्लच स्मूथ होगा और सिंगल प्लेट क्लच नॉट स्मूथ होगा। ड्यू टू ये हमारा ड्राई होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा जनरेट होता है, और ये वेट होगा इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम जनरेट होगा, तो हीट भी कम जनरेट होगा। तो ये हमारा हो गया डियर डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच। अच्छा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर गुड फ्रैक्शन लाइनिंग मटेरियल। जो फ्रैक्शन लाइनिंग मटेरियल ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, इस मटेरियल में क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहले तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हाई होना चाहिए। दूसरा हाई हीट को क्या करे, डिसिपिएट कर सके, मतलब थर्मल एक्सपेंशन भी ना हो। तो इस तरह से हीट कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, थर्मल एक्सपेंशन लो होना चाहिए, वियर एंड टियर कम होने चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए। लाइक दैट एट शुड हैव हाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड रिमेन कांस्टेंट ओवर इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर भी थर्मल एक्सपेंशन कम हो और हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। कॉमा
इट शुड हैव गुड थर्मल कंडक्टिव, हाई हीट जनरेट होगा तो ये हीट को क्या करे, रिजेक्ट करे, थर्मल कंडक्टिव होगा तभी हीट को रिजेक्ट कर पाएगा, डिसिपिएट कर पाएगा सभी डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू एब्रेसिव एंड एडहेसिव वियर, मतलब इसमें टूट फूट बहुत कम हो। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट शुड हैव गुड रेजिलेंस होना चाहिए, कॉमा फॉर लाइट लोड एंड लोअर स्पीड गुड क्लोरीन, कॉमा कॉर्क एंड लेदर आर यूज्ड एज ए फ्रैक्शन मटेरियल। अगर हमें लो स्पीड पे यूज करना है तो हम लोग लकड़ी को यूज कर लेंगे, हम लोग कॉर्क यूज कर लेंगे, लेदर यूज कर लेंगे, और हाई स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल यूज करते हैं, फाइबर यूज करते हैं। मॉडर्न फ्रैक्शन लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स, ये हमारे होंगे फाइबर हो गए, फिलर हो गए, बाइंडर हो गए, फ्रैक्शन मॉडिफिकेशंस हो गए, मॉडिफायर्स हो गए, इन सब चीज़ों की, या मेटल्स हो गए, मेटल्स में ज़्यादातर कास्ट आयरन होते हैं, इनका हम लोग यूज करते हैं, या सिंटर्ड मटेरियल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एक अच्छे फ्रैक्शन लाइनिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, कोन क्लच के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर। कोन क्लच क्या होता है, इस तरीके से देखिए, ये हमारा क्या है, ये जो आउटर सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो अभी हम लोगों ने रेड कलर से बनाया, ये हमारी कनेक्ट होती है ड्रिवन शाफ्ट से। ड्रिवन शाफ्ट अब मूव कर रही है और यहाँ पे स्प्रिंग लगी होंगी, यहाँ स्प्रिंग लगी होंगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ डिसंगेज, ये इसके साथ इंगेज होगा, ये पूरी की पूरी सरफेस, पूरी की पूरी ये सरफेस इसके कांटेक्ट में आएगी और इसको मूव कराएगी। इसका शेप कोन टाइप का होगा, कोन शेप का होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं कोन टाइप क्लच। अब इसमें होता क्या डियर, ये होता है कोन टाइप क्लच। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ये जो एंगल होता है इसे होते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा हमारा होता है, अल्फा इज सेमी, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सेमी कोन एंगल, और अल्फा की वैल्यू होती है 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री। अब ये अल्फा है, ये अल्फा है, दोनों मिलाकर 2 अल्फा हो जाता है, और 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 25 डिग्री। और जब एक अल्फा हमारा है तो सेमी कोन एंगल होता है, और जब दोनों अल्फा को कंसीडर कर लेते हैं तो ये कहलाता है कोन एंगल। तो यहाँ पे डियर हमारा है सेमी कोन एंगल एंड कोन एंगल। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछेगा कि द वैल्यू ऑफ सेमी कोन एंगल इज, आंसर में रहेगा 12.5 डिग्री भी और 25 डिग्री भी। तो सेमी की बात करेगा मतलब आधे की बात कर रहा है, आधा का मतलब 12.5, और कोन की बात करेगा तो मतलब पूरे एंगल की बात करेगा, और पूरा एंगल कितना होगा, जब इसको आप इसको आगे ले जाएंगे तो ये पूरा हमारा कोन एंगल हो जाएगा 25 डिग्री। तो इस तरीके के सॉरी क्लच प्लेट को हम लोग बोलते हैं कोन क्लच। इसमें हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं डियर कि कोन क्लच में देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइनिंग, ब्रेकिंग लाइनिंग होते हैं, इसी पे हमारे फोर्स जनरेट होते हैं। इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स हमारे क्या होते हैं, एन जनरेट होते हैं। यदि इस पे हम एक स्मॉल स्ट्रिप एज्यूम कर लें, एक स्ट्रिप एज्यूम कर लें, ये स्मॉल डिस्टेंस हम लोग आर ले लें, R1 ले लें, और कैपिटल डिस्टेंस अगर हम लोग R2 ले लें, और सेंटर से R डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का, यदि इसकी विड्थ हम लोग b ले लें, इसकी विड्थ हम लोग b ले लें, तो एक db विड्थ की स्मॉल थिकनेस की एक स्ट्रिप हम मान लें। उस स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालें, इस स्ट्रिप को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, ये हो गई हमारी स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का थिकनेस हमने ले लिया db, और ये एंगल हो गया हमारा अल्फ़ा, और ये वैल्यू हमारा देखो, ये वैल्यू यदि हम टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमने कितना ले लिया था, r। तो हम आसानी से इस db की वैल्यू निकाल सकते हैं, और db की वैल्यू निकाल कर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, एक db थिकनेस का ये हमने प्लेट मान लिया अल्फ़ा एंगल पे, इसकी हाइट हमने ले लिया dr, रेडियस हमने कितना ले लिया dr। इस पर जो लोड लग रहा है, नॉर्मल लोड dn लग रहा है। जब इसे हम लोग हॉरिजेंटल, देखो यहाँ हॉरिजेंटल लोड हम लोग w लगा रहे थे, तो हॉरिजेंटल एक्सिस में इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजेंटल एक्सिस में ये अल्फ़ा एंगल अगर है तो यहाँ पे हो जाएगा dn
साइन अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा डी एन कॉस अल्फ़ा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे डियर, डी एन साइन अल्फ़ा डी एन कॉस अल्फ़ा से हम लोग निकालेंगे। तो टॉर्क ऑफ कोन अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डी बी का मतलब इसको हम लोग निकाल लें, इस थिकनेस को हम लोग निकाल लें। तो इस थिकनेस को हम लोग निकालें तो हम ये जानते हैं, हमें इसकी वैल्यू पता है, एंगल पता है और इसकी वैल्यू पता है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर लग जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइपोटेनस ये है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सपोज करो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो गया डी आर अपॉन डी बी। तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी आर अपॉन साइन अल्फा, डी आर अपॉन साइन अल्फा हो गया। तो यहाँ से हमें डी बी की वैल्यू निकल गई। अब इसकी अगर हम एरिया की बात करें, डी ए एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप हम लोगों ने यहाँ पे माना था, इस स्ट्रिप की विड्थ हमारी पता चल गई। अब इस स्ट्रिप का एरिया अगर हम डी ए निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर इंटू विड्थ डी बी। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी बी की वैल्यू है डी आर अपॉन साइन अल्फा। तो इस तरीके से सॉरी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड निकल गई। अब हमें डी ए पता सॉरी पता चल गया। नॉर्मल फोर्स अगर हमें निकालना है तो डी एन इज द नॉर्मल फोर्स ऑन स्ट्रिप। इस स्ट्रिप पे हमारा क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन स्ट्रिप। स्ट्रिप पे नॉर्मल फोर्स जो हमारा डी एन अप्लाई हो रहा है, तो डी एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डी एन फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है डियर, नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ये हो जाएगा P इंटू डी ए की वैल्यू है 2 पाई आर डी आर अपॉन साइन। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, डी एन की वैल्यू निकल गई। अब डी एन के बाद हम लोग क्या, अगर एक्सियल, जैसे यहाँ पे हम लोग W लगा रहे थे, तो एक्सियल फोर्स हमारा क्या है, डी एन साइन अल्फा है। एक्सियल फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, एक्सियल फोर्स यदि हमारा स्ट्रिप पे डी डब्ल्यू लग रहा है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एन साइन अल्फा पे हो जाएगा। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व हम लोगों ने किया था, डी एन साइन अल्फा के हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डी एन साइन अल्फा और ये हमारा हो जाएगा पी इंटू 2 पाई डी आर साइन अल्फा के हो जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एन की वैल्यू यहाँ पर रख दें। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एन की वैल्यू है कितनी, पी इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब यहाँ पे देखिए डियर, जो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी इसकी आई है, सेम यही हमारी आई थी किसके लिए, सिंगल क्लच प्लेट के लिए। सिंगल क्लच प्लेट के लिए डी डब्ल्यू की वैल्यू पी इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर आया था। तो ये हमारा क्या है कि सिंगल क्लच प्लेट के लिए या कोन क्लच प्लेट के लिए जो एक्सियल लोड है वो हमारा क्या होता है, समान होता है या सेम होता है। अब हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं टॉर्क की। टॉर्क हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो टॉर्क के लिए हम ये जानते हैं डियर, देखो डी एफ इज इक्वल टू, अगर ये डी डब्ल्यू हमारा निकल गया 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर निकल गया। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डी एफ फोर्स इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो म्यू इंटू डी एन के होता है। अब म्यू इंटू डी एन निकालेंगे तो डी एन की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, पी इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन साइन अल्फा निकल जाएगा। ये निकल जाएगा डी एफ म्यू इंटू डी एन की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखना चाहें, ये हमारा है पी इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन साइन अल्फा। ये डी एफ की वैल्यू निकल गई डियर। अब हम ये जानते हैं डी एफ निकल गया तो हम टॉर्क आसानी से निकाल सकते हैं। डी टी इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू डी एफ इंटू आर के होता है। टॉर्क डी टी इज इक्वल टू डी एफ इंटू आर के होता है।
टॉर्क डी टी इज इक्वल टू डी एफ की वैल्यू हमारी कितनी, म्यू इंटू पी इंटू 2πr, म्यू इंटू पी इंटू 2πr डी आर अपॉन साइन अल्फा इंटू आर। तो जब हम डी टी की वैल्यू देखेंगे तो डी टी इज इक्वल टू म्यू इंटू पी इंटू 2πr² डी आर अपॉन साइन। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, टॉर्क निकल जाएगा म्यू पी 2πr² डी आर अपॉन साइन अल्फा। अब हम ये क्या करते हैं, देखो हम जब लोग सिंगल क्लच प्लेट के लिए, फॉर सिंगल क्लच प्लेट टॉर्क जो हम लोग निकालते थे डी टी इज इक्वल टू जो हमारा निकल के आता था वो था म्यू इंटू पी इंटू 2πr² डी आर। इतना हमारा निकल के आता था सिंगल क्लच प्लेट के लिए। यदि हम यहाँ पे देखो तो म्यू इंटू पी इंटू 2πr इंटू डी आर, ऊपर वाला टर्म हमारा किसका है, सिंगल क्लच प्लेट के लिए टॉर्क है। और यहाँ देखो जो डी टी हमारा निकल के आ रहा है, इफ डी टी इज द कोन, टॉर्क ऑफ कोन, सपोज करो डी टी इज द टॉर्क ऑफ कोन इज इक्वल टू, यहाँ टोटल वैल्यू हमारी है डी टी इज द टॉर्क ऑफ सिंगल क्लच प्लेट अपॉन साइन अल्फा। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखना है। अब यहाँ से क्या है, देखो डी टी अपॉन, आप इसे टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि टी ऑफ कोन क्लच ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ सिंगल क्लच अपॉन साइन अल्फा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं अल्फा की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और घटाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अल्फा की वैल्यू सपोज करो इफ़ अल्फा इज 30 डिग्री लेंगे तो टी कोन इज इक्वल टू टी सिंगल प्लेट अपॉन साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, मतलब 2 इधर चला जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू टी सिंगल, यानी कि यदि हम अल्फा की वैल्यू 30 रख दिए, 30 से कम रख देंगे 15 रख देंगे, यदि अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री रख देंगे तो टी ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.5 टी ऑफ सिंगल हो जाएगा। मतलब टॉर्क ऑफ कोन इज 2.5 टॉर्क ऑफ सिंगल प्लेट के हो जाएगा। तो जितना अल्फा की वैल्यू रिड्यूस होगा उतना ये हमारा क्या होगा डियर, ये टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होगी किसके लिए, कोन क्लच प्लेट के लिए। तो कोन क्लच प्लेट के लिए इफ अल्फा डिक्रीज देन टॉर्क ऑफ कोन क्लच प्लेट आर इंक्रीज। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पूरा हमारा डेरिवेशन था। अगर लोड की बात करेंगे तो जो W लोड हमारा आया था, W ऑफ कोन इज इक्वल टू हमारा किसके आया था, W ऑफ सिंगल क्लच प्लेट के। लोड तो हमारा कांस्टेंट था लेकिन टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा कोन प्लेट यूज करने पे सेम लोड पर टॉर्क हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ये आपका एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्लच प्लेट होती है। जब इसको हम रोटेट कराते हैं, जब ये स्टार्ट होता है तो हाई स्पीड पे इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगते हैं। जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा और ये इस पर जाकर चिपक जाएगा। और यहाँ क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग लगे होंगे, ये फ्रिक्शन लाइनिंग लगे होंगे। देन इस फ्रिक्शन लाइनिंग की वजह से ये हमारा क्या होगा, ब्रेकिंग एक्शन, मतलब क्लच का एक्शन जो है कंप्लीट होगा। तो इसको भी ये मूव कराना शुरू कर देगा। इसे हम लोग मोपेड या स्कूटी वगैरह में यूज करते हैं। इसका मेन काम होता है विदाउट, मतलब बिना गियर वाले व्हीकल्स में हम लोग यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिक क्लच टाइप का होता है। जब ये हाई स्पीड पर मूव करेगा तो इसका कांटेक्ट इससे होगा। जैसे इसकी स्पीड कम करेंगे यह इससे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इस क्लच को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें बाहर एक ड्रम होता है, यहाँ फ्रिक्शन लाइनिंग होती हैं और ये सिलेंडर होते हैं। इसमें क्या स्प्रिंग लगे होते हैं शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच हमारा होता है। दिस क्लच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एज द एंगुलर स्पीड ऑफ इनपुट शाफ्ट इंक्रीज, जब हम इनपुट शाफ्ट की एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज।
जितना हम एंगुलर स्पीड बढ़ाएंगे उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ जाने वाला इंक्रीज करेगा। देन केस शू और मूव रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द शू ऑफ द ब्रेक ड्रम थॉस इंगेजमेंट एंड वाइस वर्सा। जब स्पीड डाउन करेंगे वाइस वर्सा का मतलब वो उससे अंदर की ओर आना शुरू करेंगे। ये हो गया। तो ये चीज़ हमारा था सेंट्रीफ्यूगल क्लच प्लेट के लिए। तो ये हमारा हो गया डियर पूरा का पूरा सिंपल सा हम लोगों ने डिस्कस किया हमारा क्लच क्या होता है, क्लच का क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच को डिस्कस किया, मल्टी प्लेट क्लच को डिस्कस किया, साथ में हम लोगों ने कोन क्लच को डिस्कस किया। और कोन क्लच में हम लोगों ने देखा लोड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से डियर ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप डियर आपको क्लच का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।